ये सीन आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपके साथ कई बार डरावने सपने में हुआ है और फिर आप पसीने में तरबतर होकर चौंक कर उठ जाते हैं। लेकिन टूरिस्ट क्रिस गर्स्की के लिए ये सीन कोई भयानक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत था। जब एक हैंग ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर क्रिस सेफ्टी बेल्ट बांधना भूल गया तो हवा में तैरते हुए उनके होश उड़ गए। क्रिस अकेले नहीं थे जिन्होंने मौत को मात दी है, चाहे वो चौंका देने वाले कार एक्सीडेंट हो, समुद्र में फंसे रहने के वो 133 दिन हो, या फिर बिना ऑक्सीजन के समुद्र के अंदर बिताए हुए वो 30 मिनट। जंगल या समुद्र में अकेले फंसना मतलब मौत के साथ आंख में चोली का खेल खेलना। आइए जानते हैं कैसे इन बेहद लकी लोगों ने अपनी जान बचाई जब उनके सामने मौत खड़ी थी और बचने का कोई भी चांस ही नहीं था। ये वीडियो बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला भाई। डैनी बाल्च। अगर आपको खतरों से खेलने में मजा आता है तो एक उबलते हुए ज्वालामुखी के पास कैंप लगाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। डैनी बाल्च और उनका दोस्त ब्रायन थॉमस 1980 में माउंट सेंट हेलेंस के पास एक घास के मैदान में डेरा डाले हुए थे। सुबह 8:32 पर एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज से वो दोनों जाग गए। जब दोनों ने टेंट की खिड़की से झांका तो जिस बात का उनको शक था वही निकला। ज्वालामुखी फटकर लावा उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो जंगल की तरफ दौड़े, बाल्च गर्मी के एक विस्फोट और राख की बौछार की चपेट में आ गए। कीचड़, बर्फ और रेत ने उसे पूरी तरह से ढक दिया था और जमीन पर गिरा दिया था। उन चंद सेकंड्स में उसका पूरा शरीर ठंड से जम गया था और तेज गर्मी ने उसकी उंगलियों से चमड़ी को पिघला दिया था। बाल्च को जब होश आया तो उसने थॉमस को आवाज दी। अपनी जलन को दूर करने के लिए वो एक नदी के तट तक पहुंचने में कामयाब रहा। जैसे ही उसने अपनी खोज फिर से शुरू की और गिरे हुए पेड़ों के बीच से गुजरना शुरू किया, उसने अचानक अपने बाएं कंधे पर एक हाथ महसूस किया जिसने उसे चौंका दिया। जब उसने नीचे देखा तो थॉमस को गिरे हुए पेड़ों के एक ढेर में दबा हुआ देखकर वो हैरान हो गया। थॉमस का कूल्हा टूट चुका था। इससे पहले कि राख के बादल आसमान को घेर लेते, बाल्च ने थॉमस को ऊपर खींच लिया। उस घने अंधेरे में कोई भी आदमी कुछ इंच से आगे नहीं देख सकता था। बाल्च और थॉमस को ग्रुप के दो और कैंपर्स ब्रूस नेल्सन और सू रफ ने देख लिया, जो विस्फोट के समय मार्शमैलो टोस्ट कर रहे थे। उन्होंने थॉमस को एक पुराने केबिन के खंडर में ले जाने में बाल्च की मदद की, जहां उन्होंने एक टेम्पररी टेंट बनाया। बाल्च मदद की तलाश में दूसरे लोगों के साथ वहां से चला गया और उन्हें शाम 6 बजे 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स ने देख लिया, लेकिन वो थॉमस के बारे में भूले नहीं थे। बाल्च ने एक मैप की मदद से उन्हें दिखाया कि उसका दोस्त कहाँ है और फिर दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अजीब बात यह है कि बाल्च उस दिन समुद्र तट पर जाना चाहता था, लेकिन थॉमस ने उसे ज्वालामुखी के पास कैंप लगाने के लिए मना लिया। दोस्तों, अपने साथियों के दबाव में कभी नहीं आना चाहिए। हेलेन क्लेबेन। 21 साल की उम्र में हेलेन क्लेबेन 1963 में रोमांच की तलाश में अपने घर से निकली थी। वो अपने शहर ब्रुकलिन को छोड़कर हांगकांग या भारत के लिए रवाना हो गई, लेकिन उससे पहले सैन फ्रांसिस्को पहुंचना था, जहां से उसे यूकोन की राजधानी व्हाइट हाउस के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। क्लेबेन का बजट कम था, इसलिए उसने एक शौकिया पायलट 41 वर्षीय राल्फ फ्लोरेस के साथ उसके सिंगल इंजन वाले प्लेन में बैठने का फैसला किया। सब कुछ ठीक था। दोनों ने 4 फरवरी 1963 को अपनी यात्रा शुरू की। उड़ने की कुछ ही देर में फ्लोरेस एक बर्फीले तूफान में फंस गया और उसने प्लेन को बादलों के ऊपर ले जाने की कोशिश की। जब प्लेन नीचे गिरने लगा तो उसने कुछ लैंडमार्क्स या अलास्का हाईवे को फॉलो करके फोर्ट सेंट जॉन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसे पहाड़ों और जंगल का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि क्लेबेन कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है, प्लेन यूकोन ब्रिटिश कोलंबिया बॉर्डर के पास जंगल के एक सुनसान हिस्से में क्रैश हो गया। सौभाग्य से दोनों बच गए, लेकिन क्लेबेन का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था और फ्लोरेस का जबड़ा टूट चुका था। वो दोनों अब शून्य से भी कम तापमान -42 डिग्री सेल्सियस में फंस चुके थे। जो थोड़ा बहुत खाना उसके पास था उसमें सार्डिन के कुछ बॉक्स, टूना, फ्रूट सैलेड, नमकीन चिप्स का एक बॉक्स और कुछ विटामिन की गोलियां थीं। ये सब 10 दिन में खत्म हो गया। उन्हें पिघली हुई बर्फ के सूप बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों ने प्लेन के तिरपाल और कुशन के एक टुकड़े का इस्तेमाल करके अपने लिए एक टेंट बनाया। उन्होंने प्लेन के कारपेट से एक कंबल भी बनाया। उन्होंने पेट्रोल टैंक से पेट्रोल निकाला और एक कैंप फायर जलाया, जिससे रात में उन्हें ठंड ना लगे। फ्लोरेस को जल्दी ही एक जमा हुआ तालाब मिल गया और उसने उस तालाब में बड़े अक्षरों में SOS लिखा और उनके टेंट की तरफ इशारा करता हुआ एक एरो भी बनाया। चार्ल्स हैमिल्टन नाम का एक पायलट पड़ोसी ट्रैपर्स के केबिन में खाना पहुंचा रहा था। उसने SOS लिखा देखा और उनकी यात्रा के 49वें दिन उन्हें बचा लिया। क्लेबेन का 2018 में 76 वर्ष की उम्र में निर्धन हो गया, लेकिन उनके जिंदा रहने की अद्भुत कहानी उनकी 1964 की बुक हे आई एम अलाइव में हमेशा जिंदा रहेगी। यार, खतरे की ये सारी बातें आपको अपनी सेफ्टी के लिए थैंकफुल होने के लिए काफी हैं।
आप में से कितने लोग अभी भी इस वीडियो को अपने बिस्तर पर आराम से देख रहे हैं? तो क्यों ना इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे यकीन है कि एडवेंचर पसंद करने वाले कुछ लोग अभी भी हैं जो कि घर पर चीज बॉल्स खाते हुए इस तरह के दिल को छू लेने वाले एंटरटेनमेंट को देखने का मजा लेते हैं। ओह, और हाँ, उस छोटे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कभी भी कोई नया एपिसोड अगर अपलोड किया गया है तो वो देखना ना भूलें। क्या आप सर्वाइवल की एक और धांसू कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जूलियन कॉपकी। अगर आपको भी प्लेन में बैठने से डर लगता है तो ये सुनने से पहले आप अपने कान बंद कर लीजिए। 1971 में क्रिसमस के दिन 17 साल की जूलियन कॉपकी अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 पर पेरू के जंगल के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक हालात खराब हो गए। प्लेन एक भयंकर अंधेरे तूफान के बीच में उमड़ रहा था जिसने पूरे केबिन को हिलाकर रख दिया। सारी बत्तियां बुझ गईं और प्लेन नीचे गिर गया। पैसेंजर्स की चीख और इंजन की तेज आवाज को रोकने की उम्मीद में कॉपकी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कानों को ढक लिया, लेकिन अचानक ये सब रुक गया। जमीन से करीब 2 मील ऊपर प्लेन के परखच्चे उड़ गए। कॉपकी ने देखा कि वो अभी भी अपने सीट बेल्ट से बंधी हुई है और तेजी से नीचे गिर रही है। गोल घूमते हुए जंगल में गिरने से ठीक पहले कॉपकी बेहोश हो गई। अगले दिन जब जंगल में उसे होश आया तो उसने खुद को पूरी तरह से अकेला पाया। इस एक्सीडेंट में वो अकेली जिंदा बची थी, लेकिन उसकी ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी कॉलर बोन टूट गई थी और उसके पैरों पर कुछ गहरे कट लगे थे। कॉपकी चलते चलते एक नदी के पास पहुंच गई और उसी के किनारे चलती रही। 10 दिनों तक जंगल में अकेले रहने के बाद कॉपकी को ताड़ की छत के साथ जाता हुआ एक छोटा रास्ता मिला जो एक झोपड़ी की ओर जा रहा था। पास में एक बड़ी सी नाव से निकला। एक आउटबोर्ड मोटर और 1 लीटर पेट्रोल रखा था। उसने पेट्रोल को अपने सीधे हाथ पर लगी चोट पर लगाया। वहां रात बिताने के बाद सुबह कुछ लोगों की आवाज सुनकर कॉपकी जाग गई। लोकल लोगों ने उसे एक वाटर गॉड समझ लिया। स्पेनिश भाषा में अपनी कहानी समझाने के बाद उन लोगों ने उसकी चोट का इलाज किया और कॉपकी को उसके शहर ले गए जहां वो अपने पिता से मिली। डायरेक्टर वर्नर हर्जोग की 2000 की डॉक्यूमेंट्री विंग्स ऑफ होप में कॉपकी ने अपने इस अद्भुत एक्सपीरियंस को शेयर किया। इत्तेफाक से उस डायरेक्टर ने भी उसी फ्लाइट में एक सीट बुक की थी जिसे उसने आखिरी मिनट में कैंसिल कर दिया था। डैनी पिनार। डैनी पिनार 1998 में साउथ अफ्रीका की फाबेनी नदी में जंगली सफेद गैंडों की आदतों की स्टडी करने वाले एक रिसर्च स्टूडेंट थी, लेकिन जीवन में एक बार मिलने वाला ये मौका उनके लिए एक ट्रेजेडी बन गया। उसी साल जनवरी में गुरुवार की एक दोपहर को पिनार ने अपने कैंप के साथियों को बताए बिना एक ट्रैकिंग एग्जीबिशन पर जाने का फैसला किया। जब वो एक छोटी नदी के किनारे से गुजर रहा था तो पिनार ने पास की झाड़ियों में कुछ लंबा और भूरा रेंगते हुए देखा। उन्हें समझ आ गया था। पिनार को अपने पैर के एक तरफ घुटने के ठीक नीचे जलन महसूस हुई। नीचे देखने और 4 नीले बैंगनी रंग के छेद और खून की एक बूंद मिलने के बाद उनका शक यकीन में बदल गया। उन्हें एक काले ब्लैक मांबा ने डस लिया था। ब्लैक मांबा का जहर बहुत तेजी से काम करने के लिए जाना जाता है क्योंकि ये अपने शिकार के नर्वस सिस्टम को बंद करके उन्हें पैरालाइज कर देता है और एंटीवेनम के बिना इससे मौत 100% निश्चित है। पिनार ने महसूस किया कि उनकी कार तक पहुंचना और शहर में वापसी लंबी ड्राइव करके जाना उनके लिए बचने का इकलौता रास्ता था। अपने पैर पर चारों तरफ पट्टी बांधने के बावजूद जहर उनके शरीर पर पहले ही कब्जा कर चुका था, जिससे उनकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तेज बुखार में जंगल से निकलने के बाद पिनार अपनी कार तक पहुंचे और रोड पर 100 माइल्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड में कार चलाई। उन्होंने एक दूसरी कार को देखा और उन्हें रुकने के लिए मजबूर किया। जब तक वे नेल्सप्रूट में अस्पताल पहुंचे 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। पिनार अब ना तो निगल सकते थे और ना ही बोल सकते थे। उन्हें पैरालाइसिस हो चुका था। कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन्हें रिलीज किया गया। काटने के निशान और सुनाने के लिए एक भयानक कहानी के अलावा उनके पास और कुछ खतरनाक नहीं बचा था। पून लिम। एक चीनी लड़का पून लिम एक ब्रिटिश जहाज SS बेन लोमोट पर वेटर के रूप में काम कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जहाज केप टाउन से सूरीनाम जा रहा था। पून लिम ने शायद कभी नहीं सोचा था कि यह जहाज समुद्र में सबसे लंबे समय तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके नाम कर देगा। 1942 में अमेज़न से 750 माइल्स ईस्ट में लोमोंट का सामना एक जहाज जर्मन यू बोट से हो गया। मिसाइलों की एक जोड़ी के हमले से जहाज समुद्र के अंदर 2 मिनट में डूब गया था। ये इतनी जल्दी हुआ कि जहाज पर सवार ज्यादातर लोग जहाज सहित डूब गए। 55 क्रू मेंबर्स के ग्रुप में से पून लिम जिंदा बचने वाला अकेला था। जहाज के डूबते ही बॉयलर फटने से ठीक पहले लिम एक लाइफ जैकेट पहनकर जहाज
के ऊपर से कूदने में कामयाब रहा। लगभग 2 घंटे तक हेल्पलेसली तैरने के बाद लिम ने 8 बाय 8 फीट का एक रैफ्ट देखा और खुद को उसमें धकेल दिया। रैफ्ट में सूखे बिस्किट के टिन, 40 लीटर पानी, शुगर क्यूब्स का एक बैग, चॉकलेट, एक इलेक्ट्रिक टॉर्च और मुट्ठी भर फ्लेयर सहित जिंदा रहने के लिए कुछ राशन भी था। लेकिन खाना ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और लिम को टॉर्च से तार निकालकर उसे फिश हुक बनाकर यूज करना पड़ा। एक टेम्पररी हुक के रूप में उसने इसे एक रस्सी के सिरे से बांध दिया। उसने बिस्किट के टिन से एक चाकू भी बनाया जिसका इस्तेमाल वो समुद्री पक्षियों को मारने के लिए करता था और फिर शार्क को पकड़ने के लिए पक्षी के मांस का इस्तेमाल करता था। जो हो रहा था वो कम भयानक नहीं था। उस पे भी लिम ने ये सब ठीक से तैरना सीखे बिना किया। उसने खुद को रैफ्ट से बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया ताकि वो उससे गिर ना जाए। 5 अप्रैल 1943 को ब्राजील के 3 मछुआरों द्वारा बचाए जाने तक पून लिम कुल 133 दिनों तक समुद्र में रहा। उसका वजन 20 किलो कम हो गया था, पर वो जिंदा था। जब पून लिम से पूछा गया कि वो अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में क्या सोचता है तो उसने बस इतना कहा, मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी को भी इसे तोड़ना ना पड़े। इतनी मुश्किलों के बाद ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर होना एक बहुत ही बड़ी बात है। क्या आप में से किसी के पास बताने के लिए कोई क्रेजी सर्वाइवल स्टोरी है? शायद आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त का सामना यमदूत से हुआ हो और उनकी कहानी दुनिया को बताने के लिए जरूरी हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। जो किस्से मुझे सबसे मस्त लगेंगे उनको मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। क्रिस गस्की। अगर आप रोमांच की तलाश में हैं तो हैंग ग्लाइडिंग मजेदार हो सकती है, लेकिन इसे देखने के बाद शायद आप दोबारा सोचना चाहेंगे। जिस आदमी को आप यहाँ पर हवा में 4000 फीट की ऊंचाई से खुद को गिरने से बचाने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं, वो है फ्लोरिडा ऑटो पार्ट्स मैनेजर और फोटोग्राफर क्रिस गस्की। 2018 में गस्की स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे थे और उन्होंने पहली बार हैंग ग्लाइडिंग करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि उनकी उम्मीदों के विपरीत ये कितना खतरनाक होने वाला था। गस्की के इंस्ट्रक्टर उन्हें ग्लाइडर से हुक करना ही भूल गए। 4000 फीट की पहाड़ी से उड़ान भरने के बाद गस्की को 2 मिनट और 14 सेकंड तक हवा में लटके रहना पड़ा। सुरक्षित रूप से ग्राउंड पर आने के लिए पायलट ने ग्लाइडर को एक हाथ से नीचे ले जाने की कोशिश की। शुक्र है ये दोनों सुरक्षित लैंडिंग करने में सफल रहे। लटकने की वजह से गस्की के बाइसेप का मसल फट गया और जोर से नीचे गिरने की वजह से उनकी कलाई की हड्डी टूट गई। अपने चौंका देने वाले इस फुटेज को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद गस्की ने कहा वो इंस्ट्रक्टर से नाराज नहीं थे और कहा कि वो हैंग ग्लाइडिंग को एक बार फिर से ट्राई करेंगे। गस्की बड़ा हार्ड निकला यार। कुटू शॉ। जानवरों के हमले कोई हंसी की बात नहीं है और अगर कोई एक जानवर ऐसा है जिसका आप सामना ना करना चाहें तो वो है 400 LB का पोलर बेयर। ये आप कूट शॉ से पूछ सकते हैं। 46 वर्षीय शॉ सितंबर 2003 में कनाडा के किमरेट में एक हंटिंग ट्रिप पर एक गाइड के रूप में काम कर रहे थे। तभी चीजों ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। सुबह सुबह जब कुटू और मीकलिग हंटर्स एंड ट्रैपर्स ऑर्गेनाइजेशन के कप्तान जागे तो उन्होंने देखा कि उनके टेंट की छत फटी हुई थी। पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि टेंट बर्फ से भर गया है। उनकी नींद से भरी आंखें जब साफ हो गईं तो उन्होंने महसूस किया कि बर्फ नहीं थी, ये उस खतरनाक जानवर का सफेद फर था जो उन्हें ऊपर दिखाई दे रहा था। कप्तान ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया और टेंट में चाकू ना मिलने पर कुटू भी उनके साथ दौड़ने लग गए। वो खतरनाक भालू बहुत ही तेजी से उनका पीछा कर रहा था। कुटू कैप्टन से करीब 4 कदम ही पीछे था, लेकिन फिर जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। वो एक छोटी सी चट्टान से टकराकर फिसल गए और 400 पाउंड का भालू उनके ऊपर आ गिरा। पोलर बेयर कुटू को खींचकर समुद्र की ओर ले गया। फिर उसके पंजों से उसने उनकी पीठ को दबा दिया और उसके बड़े दांतों को उसके सिर में घुसा दिया। जब ऐसा लगा ही था कि कुटू का खेल खत्म हो गया तो ग्रुप के रसोइये ने एक बंदूक पकड़ ली जो अमेरिकन स्पोर्ट्स हंटर्स में से एक थी। उसने भालू को 2 बार गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गई। कुटू बेहोश नहीं हुए थे। जब वे उन्हें लेकर ER पहुंचे तो उनकी खोपड़ी के आसपास के खून से सने एरिया से 3 मुट्ठी रेत हटाई गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो गई और उनकी जान बच पाई। 13 घंटे के ऑपरेशन के बाद कुटू किमीरूट में एक नए नाम के साथ पहचाने जाने लगे, द पोलर बेयर मैन। क्रिस लेमंस। सितंबर 2012 में एडिनबरा में जन्मे सैचुरेशन डाइवर क्रिस लेमंस नॉर्थ सी में काम कर रहे थे। वो एक ऑयल रिंग स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए अपने जहाज बिब्बी टोपास से डाइविंग बेल को पहनकर कूदते हैं। बदकिस्मती से एक दिन डाइविंग बेल में क्रिस को 91 मीटर नीचे उतारा गया था।
उनके साथ उनके कॉलीग्स डेव यूसा और डंकन ऑलकॉक भी थे। वो एबरडीनशायर में ईस्ट पीटरहेड के हंटिंग ऑयल फील्ड में समुद्र तल पर एक पाइप को ठीक करने के लिए नीचे उतारे गए थे। बदकिस्मती से ये वो ट्रिप थी जिससे वो ऊपर लौट नहीं सके। मरम्मत के दौरान क्रिस ने डाइव कंट्रोल में अलार्म बजने की आवाज सुनी। इसका मतलब था कि स्ट्रक्चर से बाहर निकलना और जितनी जल्दी हो सके डाइविंग वेल पर वापस पहुंचना। कंप्यूटर में खराबी के कारण उनको ये पता नहीं चल पाया कि जहाज दूर जा रहा था, जिसकी वजह से वो वहीं पर रहे। लेमन की एमिकेबल केबल मेटल स्ट्रक्चर के हिस्से में उलझ गई और मुसीबत खड़ी हो गई। ये केबल डाइवर्स को डाइविंग बेल और जहाज पर वापस ले जाती है। ये उनके सूट को गर्म रखती है। इससे उन्हें ब्रीदिंग गैस, गर्म पानी, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट भी मिलती है। 8000 टन का जहाज अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें खींच रहा था और लेमन एक ह्यूमन एंकर के रूप में वहां काम कर रहा था। इसका सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता था, उनकी एमिकेबल केबल टूट गई और वो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे चले गए। इस केबल के बना क्रिस की पीठ पर नॉर्मल डाइविंग सिलेंडर का एक सेट इमरजेंसी गैस को लगभग 5 मिनट तक स्टोर कर सकता है। वो उस स्ट्रक्चर को ढूंढने में कामयाब रहे जिस पर वो काम कर रहे थे और उसके ऊपर वो चढ़ गए, लेकिन डाइविंग बेल वहां नहीं थी। वो पहले से ही लगभग 2-3 मिनट की गैस यूज कर चुके थे। टाइम निकल रहा था, इसलिए क्रिस ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और वहां बेसुध होकर लेट गए। उनके कलीग्स ने उनको ढूंढने में अपनी सारी ताकत झोंक दी। वो एक बॉडी को खोजने की उम्मीद कर रहे थे। ठीक यही उन्होंने सोचा था जब उन्होंने क्रिस को रिंग के फर्श पर लेटा हुआ देखा। डाइविंग बेल पर खींचे जाने के बाद और उनके मुंह में 2 फूंक मारने के बाद लेमन की सांसें वापस आ गईं, जबकि उन्हें अपनी इमरजेंसी एयर सप्लाई चालू किए हुए 35 मिनट बीत चुके थे। इतने लंबे समय तक सांस लेने के लिए कुछ नहीं होने के कारण क्रिस का ब्रेन आसानी से डैमेज हो सकता था। पानी के नीचे जिस गैस में वे सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जो उनके टिश्यू और सेल्स को सैचुरेट करता है ताकि वो जिंदा रह सकें। 3 हफ्तों में ये बेहद लकी आदमी फिर से अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। कूलिज विसेंट, बाथरूम में कुछ लड़कियों को रखने के लिए जाना शायद अपनी जिंदगी के खतरों की आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन आप कभी भी बहुत सेफ नहीं हो सकते। ये बात आप कूलिज विसेंट से पूछिए। विसेंट एक 75 साल के रिटायर्ड चौकीदार हैं और वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान एक पुराने सिपाही। वे उसी घर में रहते हैं जिसमें वो साउथ वेस्ट वर्जीनिया में पले बढ़े थे। प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर्टी कुछ सालों से ज्यादा नहीं बदली थी और इसमें कोई इंडोर बाथरूम नहीं था। बस एक पुराना टूटा फूटा आउट हाउस था जिसे विंसेंट ने 1950 में खुद बनवाया था। लेकिन ये बूढ़े विंसेंट को परेशान नहीं करता था क्योंकि वो सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। सन 2000 में अगस्त की एक गर्म दोपहर में वो उसी बाथरूम में गए, लेकिन जब विंसेंट अपना काम कर रहे थे तो नीचे सड़ रहा लकड़ी का फ्लोर टूट गया और वो नीचे गड्ढे में गिर गए। लकीली गिरने के बाद वो फ्लोर बोर्ड के टुकड़ों पर अटक गए। उनके लिए एक मैकशिफ्ट रैफ्ट का उसने काम किया। बदकिस्मती से विंसेंट को पहले ही एक स्ट्रोक की वजह से लकवा मार गया था और उनके एक पैर का हिस्सा काम नहीं करता था, जिससे वे बुरी तरह से वहां पर फंस गए। समय बीत रहा था। 17 साल का एक पोस्टमैन जो वहां आने वाला इकलौता बंदा था, उसने देखा कि लेटर्स का ढेर लगना शुरू हो गया था। उसने अंदर जाकर चेक करने का फैसला किया। एक कमजोर रोने की आवाज उसे खींचकर विंसेंट तक ले गई। पूरे 3 दिन गड्ढे में रहने के बाद फायर ब्रिगेड ने विंसेंट को बचा लिया। इसे सच में एक भयानक एक्सपीरियंस ही कहेंगे। द रॉबर्टसन फैमिली। 27 जनवरी 1971 को ब्रिटेन के स्टैफोर्डशायर के मीरब्रुक विलेज से रॉबर्टसन फैमिली फालमाउथ कॉर्नवाल से अज्ञात जगहों की यात्रा पर निकल गई। रिटायर्ड मर्चेंट नेवल ऑफिसर रहे डगल रॉबर्टसन ने लुसिटे नाम का एक 43 फीट का लकड़ी का स्कूनर खरीदा था। उन्होंने एक एजुकेशनल टूर प्लान किया जो उन्हें लगा कि ये उनकी पत्नी लिन, 18 वर्षीय बेटे डगलस, 17 वर्षीय बेटी एनी और 9 साल के जुड़वा बेटों नील और सैंडी के लिए एकदम सही रहेगा। अगले 1.5 साल में रॉबर्टसन परिवार अटलांटिक के पार घूमता रहा। अलग अलग कैरिबियन पार्ट्स पर रुककर उन्होंने पूरी दुनिया की कुछ बेहतरीन जगहों के मजे लिए। 15 जून 1972 को गैलापागोस आइसलैंड के पास रॉबर्टसन फैमिली को किलर व्हेल के एक ग्रुप ने घेर लिया। व्हेल ने उनकी नाव पर हमला शुरू कर दिया और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। नाव को ठीक नहीं किया जा सकता था। रॉबर्टसन फैमिली के साथ एक स्टूडेंट हिच हाइकर रॉबिन विलियम्स भी था। पानी में गिरने से पहले वो नाव से एक राफ्ट और एक छोटी नाव को खींचने में कामयाब रहा। फंसने के बाद ग्रुप ने 6 दिनों तक कुछ बिस्किट्स, सूखे ब्रेड, प्याज और फलों को खाकर अपना काम चलाया। फिर उन्होंने खाने के लिए कुछ कछुओं का शिकार किया और पीने के पानी के लिए बारिश का पानी इकट्ठा किया। 16 दिनों के बाद राफ्ट बेकार हो गया, इसलिए ये 6 लोग एडना मेयर नाम की 10 फीट लंबी डिंगी पर चढ़ गए और नाव के सूखे हिस्से में बारी बारी से बैठते रहे।
23 जुलाई 1972 को एडना मेयर पर उनकी यात्रा के 38 दिन के बाद टोकामारू सेकंड नाम के एक जापानी फिशिंग ट्रोलर द्वारा उनके डिस्ट्रेस फायर को देखने के बाद उनको बचा लिया गया। अगली बार जब आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहें तो सिर्फ स्क्रैबल खेलने के बारे में सोचना मेरे भाई। रोइमाहात्सु कार एक्सीडेंट की बात करें तो ये आपको एक बुरे सपने जैसा लग सकता है। ये भयानक तस्वीर मार्च 2014 में खींची गई थी। फुटबॉल खिलाड़ी रोइमाहात्सु जोहान्सबर्ग के ऑरलैंडो पायरेट्स के लिए खेलते हैं। ये हाईवे पर मौत के साथ उनकी एक मुलाकात थी। महामात्सु अपनी BMW 3 सीरीज कार चला रहे थे। कार सड़क के गीले पैच पर फिसल गई और वो कार का कंट्रोल खो बैठे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पूरी गाड़ी के अंदर एक लोहे की रेलिंग घुस चुकी थी और वो विंडस्क्रीन को चीरते हुए पीछे से बाहर निकल गई। हैरानी की बात यह है कि कार के ड्राइवर को एक खरोंच तक नहीं आई। महामात्सु को बिना एक खरोंच के एक्सीडेंट से दूर जाते देख सब हैरान रह गए। भगवान खुद उस दिन उनकी रक्षा कर रहे थे और अगर इसे देखकर आपने अपने दांतों तले उंगलियां नहीं दबाई तो अब दबाने के लिए तैयार हो जाइए। इससे बचकर जिंदा निकल कर जाना एक सपने जैसा लगता है, लेकिन वेस्टर्न चाइना में एक मोटरिस्ट इस बात का जीता जागता सबूत है कि ऐसा हो सकता है। 2015 में एक अज्ञात व्यक्ति चोक किंग अपनी कार से कहीं पर जा रहा था जब उसने सामने वाली लेन से आता हुआ एक जोरदार धमाका सुना। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने सेंट्रल रिजर्वेशन की झाड़ियां उछलकर आती हुई एक बड़ी सी गोल ब्लेड को देखा जो बाद में उसकी कार से टकरा गई। हाईवे पुलिस ने कहा कि अपोजिट लेन में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और ब्लेड उछलकर सड़क पर आ गई। हो सकता है कि ड्राइवर को कोई चोट ना लगी हो, लेकिन 50 सेंटीमीटर की खरोंच जल्द नहीं निकल सकेगी भाई। मुझे यकीन है कि अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, ठीक है ना? अगर आपका दिन अभी भी रोमांच से नहीं भरा तो क्यों ना इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स में से एक को देख लिया जाए। सेफ रहिए दोस्तों, और हाँ, हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।